Brought to you by खाता बुक। इनका टुमारो होना हो लेकिन हिसाब टुडे हो सकता है। हाँ? कैसे? भाई खाता आउट करो, खाता बुक डाउनलोड करो, ये ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। बिहार में चुनाव है लेकिन जो मुद्दे हैं वो जम्मू कश्मीर से लेकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक होकर आ जाते हैं बिहार में। इस समय देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बिहार चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं और हम उनके साथ बैठकर उनके सामने तमाम सवाल रखेंगे। पहला सवाल तो राजनाथ जी मैं बिहार से ही जोड़कर आपसे पूछूंगी। आमतौर पर जब से 2014 खासकर हमने देखा है, लहर की बात हो जाती है, हवा की बात हो जाती है। इस बार क्या वो आपको अपने पक्ष में नजर आ रही है यहाँ या विरोध में? नहीं, इस समय जो चुनावी लहर है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए इसके साथ है। आपको नहीं लग रहा है कि 15 साल मुझे अब तक जो हमारी सार्वजनिक सभाएं हुई हैं, सार्वजनिक सभाओं में जनता का मुख देखने के बाद मैं ही नहीं, कोई भी स्वाभाविक रूप से इस नतीजे पर पहुंच सकता है कि एनडीए को वहां पर क्लियर मेजॉरिटी ही नहीं बल्कि 2/3 मेजॉरिटी भी हासिल हो सकती है। 15 साल का जो नीतीश कुमार का कार्यकाल रहा है, जब उसकी तुलना लोग पिछले 15 साल से करते हैं, जिस समय श्री लालू यादव मुख्यमंत्री थे वहां के, तो स्वाभाविक रूप से इस नतीजे पर लोग पहुंचते हैं कि सचमुच 15 वर्षों के कार्यकाल में नीतीश कुमार ने बहुत ही अच्छा काम किया है बिहार के विकास के लिए। चाहे सड़क का मामला हो, बिजली का हो, पानी का हो, पुल हो, पुलिया हो, मेडिकल कॉलेजेस बनाने का प्रश्न हो, इंजीनियरिंग कॉलेजेस बनाने का प्रश्न हो, और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी पहले के कंपैरिजन में बेहद इम्प्रूवमेंट वहां पर हुआ है। और विशेष रूप से जो 2014 के बाद देखा जाए तो बिहार के विकास में काफी तेजी आई है। उसके पहले का जो कार्यकाल नीतीश कुमार का रहा, चाहते हुए भी जितना वो विकास करना चाहते थे नहीं कर पाए। कारण यह था केंद्र में कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट थी और उस गवर्नमेंट को जितना सहयोग बिहार की सरकार को करना चाहिए था, क्योंकि गैर कांग्रेसी सरकार थी, वह सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन 2014 में मोदी जी के नेतृत्व की गवर्नमेंट केंद्र में बनने के बाद मोदी जी ने किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया, भले ही वहां पर गैर एनडीए सरकार क्यों न रही हो। जितना अधिकतम सहायता उस राज्य के विकास के लिए मुहैया कराई जा सकती है, वह सहायता उन्होंने मुहैया कराई है और उसका परिणाम बिहार में प्रत्यक्ष रूप से अब देखने को मिल रहा है। जनता उसे स्वीकार करती है। रोजगार का नारा जो दिया जा रहा है, क्या वो लुभावना है? क्योंकि तेजस्वी ने कहा 10 लाख, बीजेपी ने कहा 19 लाख रोजगार कहा है। हम उस सारे रोजगार के अवसर सृजित करेंगे और लोगों को रोजगार मुहैया कराएंगे, क्योंकि हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं हो सकता है। और भारतीय जनता पार्टी अथवा एनडीए की सबसे बड़ी पूंजी यही है कि जो हम कहते हैं वह करते हैं। पर आज बिहार की स्थिति ऐसी क्यों हो गई कि 46.4% रोजगार बेरोजगारी, और इस पर खुलकर प्रहार कर रहे हैं जो आपकी विरोधी पार्टियां हैं? यानी उसके पहले बेरोजगारी का कितना बड़ा संकट था 15 वर्षों तक, लेकिन किसी न किसी हद तक बेरोजगारी के संकट से बिहार को निजात दिलाने के लिए नीतीश कुमार लेड गवर्नमेंट ने काम किया है। लेकिन बहुत और कुछ करने की जरूरत है और इस बार अवसर प्राप्त होता है तो निश्चित रूप से बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट जो होगी वह इस बेरोजगारी की समस्या को चुनौती के रूप में स्वीकार करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा 3.5 साल से ही मैं ठीक से काम कर पाया हूं नीतीश कुमार के साथ। कितना समय और कि बिहार की ये जो मूल समस्याएं हैं, क्योंकि अगर वो टैलेंट, वो प्रतिभाएं यहीं रह जाएं, अगर यहीं पर वो अवसर मिल जाएं, तो लोग तो चाहेंगे अपनी जड़ों के पास रहना अपने साथ। बिल्कुल चाहेंगे। कितना समय चाहिए होगा ऐसी ये परिवर्तन? समय तो नहीं बतलाया जा सकता, लेकिन 3.5 वर्ष 4 वर्ष के अंदर जो कुछ भी काम हुआ है उसका एहसास तो बिहार की जनता को हो रहा है ना। ये 3.5-4 वर्षों में जहां पर कोई शायद 2-3 इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार में रहे होंगे, आज हर जनपद में इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए, हर जनपद में पॉलिटेक्निक्स खुल गए, 11-12 मेडिकल कॉलेजेस खुल गए, एम्स खुल गए। यदि 3.5 वर्ष में इतना डेवलपमेंट हो सकता है, इतने सारे काम हो सकते हैं, तो 5-7 साल का समय यदि और मिल जाए हमारी यदि गवर्नमेंट को बिहार में सरकार चलाने का, तो
तो स्वाभाविक रूप से जनता की अपेक्षाओं की कसौटी पर हम पूरी तरह से खरे उतरेंगे। चूंकि बिहार चुनावों में जो हमारे सरहदी मुद्दे हैं वो सब प्रवेश कर चुके हैं। राहुल गांधी ने एलएसी को लेकर बहुत कड़े आरोप आप लोगों पर एक बार फिर लगाए हैं यहाँ पर राजनाथ जी। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, उसे क्या कहा जाए। मैं इस संबंध में कह चुका हूं उनको, यदि इसका खुलासा किया जाए तो मैं समझता हूं कि स्थिति पूरी तरह से साफ हो जाएगी। लेकिन वो देश हित में नहीं है कि मैं कुछ कहूं। लेकिन 1962 से लेकर 2013 तक क्या हुआ है, अब उसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा। लेकिन इस बार हमारे सेना के जवानों ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे देश की सेना के जवानों ने भारत माता का मस्तक ऊंचा किया है। राजनाथ जी, माइनस में तापमान गिर चुका है उस पूरे क्षेत्र का। ऐसे में हमारे जवान वहां पर डटे हुए हैं। आप लोगों की बहुत कूटनीतिक स्तर पर भी बातचीत चल रही है। गतिरोध टूटेगा और क्या जल्दी टूट पाएगा? अब इस संबंध में मैं दावे के साथ नहीं कह सकता हूं, लेकिन बातचीत का सिलसिला चल रहा है। कोर कमांडर लेवल पर भी बातचीत हो रही है, कूटनीति का स्तर पर भी बातचीत का सिलसिला चल रहा है। अब इसका समाधान निकलना चाहिए, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता कि इसका समाधान निकलेगा। लेकिन मैं देश की जनता को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम किसी भी सूरत में किसी भी ताकत को भारत की जमीन पर कब्जा करने की किसी भी सूरत में इजाजत नहीं देंगे। यानी जो आरोप लगता है कि वो कितने किलोमीटर अंदर आ गए हैं, ये आपके हिसाब से निराधार है? ये बिल्कुल निराधार है। निराधार ही नहीं, बिल्कुल ये निराधार है। 62 से तुलना हमेशा हो जाती है। उस समय कैनवस के जो देखिए, थे, मैं सूती 62 की वर्दियां। बात- मैं 62 नहीं, मैं लॉजिस्टिक्स की आपसे बात हाँ। पूछना चाहती हूँ राजनाथ जी। लोगों के जहन में आता है कि उस समय जो सूती वर्दियां और कैनवस के जूते पहनकर हमारे जवानों को लड़ना पड़ा था, इस बार हाथ मजबूत हैं, पूरी तरीके से उनके लिए सारी व्यवस्था। जो भी सेना के जवानों के लिए आवश्यक सुविधाएं हो सकती हैं, वो सब सारी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। और मैं बराबर अपनी तीनों सर्विसेज के चीफ, मैंने आर्मी चीफ, एयरफोर्स के चीफ, नेवी के चीफ, लगातार, और सीडीएफ, इन सब सारे लोगों से हमारी लगातार बातचीत पहले भी होती रही है। और इस समय की जो तैयारियां इन लोगों ने की हैं, उसकी भी मुझे अच्छी तरह जानकारी है कि जो भी आवश्यक सुविधाएं जवानों के लिए चाहिए, वो सारी आवश्यक सुविधाएं उनको मुहैया कराई गई है। चीन सीमा से हटकर पाकिस्तान सीमा का सवाल। और देखिए, मैं एक बात और भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारे जो सेना के जवान हैं, सचमुच उनका हौसला इस समय बहुत ही बुलंद है। लड़ाई केवल संसाधनों से नहीं लड़ी जाती। लड़ाई यदि लड़ी जाती है तो हौसले से लड़ी जाती है। और हमारे जवानों का हौसला बुलंद है, क्योंकि स्वयं भी मैं एलएसी पर गया हूं, जवानों से मिला हूं। और जो घटना गलवान की हुई थी उसके बाद मैं गया था। हमारे प्रधानमंत्री जी भी उसके पहले गए थे। सचमुच उस समय भी जवानों से मिलकर उनके हौसले को देखने के बाद मेरा हौसला बहुत ही बुलंद हुआ है। और मेरा विश्वास ये पक्का हुआ है कि भारत की 1 इंच भूमि पर भी कोई कब्जा करने की जरूरत नहीं कर सकता है। क्योंकि चीन की तरफ से खुद कहा गया कि जो उन्होंने शिकायत की कि भारतीय जवान भीतर घुस आए, और हमारे देश की राजनीति में ये कहा जा रहा है कि अभी इस संबंध में मैं कुछ नहीं कहूंगा जी, क्योंकि कुछ कूटनीतिक मर्यादाएं भी होती हैं। उन कूटनीतिक मर्यादाओं का हमको पालन करना पड़ता है। पाकिस्तान से लगती सीमा पर अब मैं आती हूँ राजनाथ जी, क्योंकि वहां पर गिलगिट बल्टिस्तान को प्रोविजनल इलाका घोषित अगर पाकिस्तान करता है तो बस इतना ही मैं कहूंगा कि पाकिस्तान को इन हरकतों से बाज आना चाहिए। और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान जो जैसा था उसको उसी रूप में रहने दे। उसमें किसी भी प्रकार की हेरफेर वह करेंगे तो ये हमको स्वीकार्य नहीं है। क्या 370 हटने से अभी तक वो छटपटाहट खत्म नहीं हुई है पाकिस्तान की? धारा 370 से समाप्त होने से मैं समझता हूं कि पाकिस्तान परेशान तो हुआ है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और कश्मीर के अंदर आतंकवादी गतिविधियों का भी जहां तक सवाल है, पहले के कंपैरिजन में बहुत ही गिरावट आई है। बल्कि धारा 370 जम्मू कश्मीर के समाप्त होने के बाद पाकिस्तान में और उनके आतंकवादियों में भी हताशा जो है बढ़ी है। कि जो बीजेपी कार्यकर्ताओं को खासकर टारगेट किया जा रहा है कश्मीर में,
ये किस कारण है? अब देखिए, ये मैं मानता हूं कि पाकिस्तान और आतंकवादी इन दोनों के हताशा का ही ये परिणाम है। लेकिन यह सिलसिला अब लंबे समय तक नहीं चलने वाला है। आतंकवाद का सफाया होकर रहेगा, हमें कोई ताकत रोक नहीं सकती है। पहले के कंपैरिजन में आतंकवादी घटनाओं में जो एक कमी आई है, और हम तब तक चैन नहीं लेंगे जब तक कि आतंकवाद जम्मू कश्मीर की धरती से पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाएगा। पिछले एक साल में और आतंकवादी घटनाएं जो भी होती हैं सब पाक स्पॉन्सर्ड हैं, पाकिस्तान के द्वारा ही होती हैं। अब इसका खुलासा भी अब हो चुका है। स्वयं पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में उनके मंत्री ने खड़े होकर इस बात को स्वीकार किया है कि फरवरी 2019 में जो हमारे सीआरपीएफ के 40 जवान मारे गए थे, उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। और इतना ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान कितना डरा हुआ है कि अभिनंदन की रिहाई होनी चाहिए, नहीं तो भारत अटैक कर देगा। यह दहशत पाकिस्तान के लोगों के अंदर जो समाई हुई थी, इस बात का भी पाकिस्तान नेशनल असेंबली में खुलासा हुआ है। पर क्या ये सच है कि क्या सचमुच में 9 बजे भारत अटैक कर देता अगर अभिनंदन को नहीं लौटाया? इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा कि क्या भारत कर देता, लेकिन मैं कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूं, और कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी ने सचमुच जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री की नीयत के ऊपर और जो घटना हुई थी उस समय जो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन पाकिस्तान नेशनल असेंबली में इसका खुलासा हो जाने के बाद में बोलना तो चाहिए, जो उस समय उन्होंने कहा था वो सच था कि गलत था, क्या था, या कम से कम उसके लिए खेद तो व्यक्त करना चाहिए, हमसे यह गलती हुई है। और मैं यह भी मानता हूं कि देश के ऊपर कोई संकट आता है अथवा देश के समक्ष कोई बड़ी चुनौती यदि खड़ी होती है, तो सारे देश को सारे भेदभावों को बुलाकर एकजुट होकर उसका मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए, दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर। लेकिन पता नहीं यह बात हमारे कांग्रेस के मित्रों को समझ में नहीं आ रही है। जो पुलवामा का जिक्र करते हुए जो एक बात कही थी, वो हर हिंदुस्तानी को चुभी कि चूंकि हत्या थी, ये हत्या थी एक देश की तरफ से, उसमें घर में घुसकर मारा जैसे शब्द का इस्तेमाल करना, इसे मैं दूसरे संदर्भ में लेना चाहूंगी राजनाथ जी, कि वो कश्मीर के युवाओं को बरगलाना, भड़काना। अब हम एक सेना की स्ट्रैटेजी नहीं देख रहे हैं जिसमें वो चाहते हैं कि युवा सरेंडर करें। कश्मीर के जो अगर आतंकियों को घेरा जाता है तो पूरी ये कोशिश कर दी जाती है कि अगर स्थानीय है जो कि आतंक के रास्ते पर चल निकले तो वो सरेंडर करें। ये एक नीति है, क्या एक सॉफ्ट अप्रोच हम माने? देखिए, 2014 में जब मोदी जी के नेतृत्व में गवर्नमेंट बनी थी, उस समय मैं गृह मंत्री था। उस समय से ही यह सिलसिला हम लोगों ने प्रारंभ किया था कि जहां तक हो सके हम लोगों को सरेंडर करने के लिए ही जो प्रेरित करें, और यह सिलसिला अब भी चल रहा है उसी समय से। अब जो सरेंडर नहीं करेगा, और स्वाभाविक रूप से वो तो सेना के हमारे अथवा सीआरपीएफ के अथवा जम्मू कश्मीर पुलिस के निशाने पर तो होगा ही। और सबसे बेहतर स्थिति यह है कि 2014 में मोदी जी की गवर्नमेंट आने के बाद, चाहे हमारी आर्मी हो, चाहे हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हो, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो अथवा इंटेलिजेंस हो, म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा रहा है कि हमें आतंकवादी गतिविधियों को समाप्त करने में काफी हद तक कामयाबी मिली है। लेकिन अब भी वो चुनौती है, लेकिन विजय हम प्राप्त करेंगे, पूरी तरह से आश्वस्त हैं। क्या पाकिस्तान की तरफ से ये कबूलनामा देख रहे हैं आप पुलवामा पर जो कहा गया? क्या FATF जैसी संस्था के सामने इस तरह की चीज पाकिस्तान को और ब्लैकलिस्ट की तरफ खींच सकती है? बिल्कुल करना ही चाहिए। FATF को जो है पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करना ही चाहिए। अब इस स्वीकारोक्ति के बाद अब तो कुछ शेष नहीं बचा है। और मैं इतना ही नहीं, उसको तो FATF को जो है ब्लैकलिस्ट करना ही चाहिए। और मैं यह मानता हूं कि सारे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए खड़े होना चाहिए। वहाँ पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं को और खासकर जैसे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को टारगेट किया गया है। हम ये समझ सकते हैं कि हर एक को इंडिविजुअल सुरक्षा नहीं प्रदान वहां पर की जा सकती है, पर उनके मन में जो डर है, 1 साल से मैंने देखा वहां पर बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो निर्दलीय भी लड़ रहे हैं और सरपंच बन रहे हैं, बहुत से मेरी मुलाकात हुई, लेकिन सबके मन में एक डर था। क्या उन्हें कोई आश्वासन दे पाएंगे आप? अरे आपने देखा कुछ ऐसे भी बहादुर भी हमारे पार्टी के लोग कश्मीर के अंदर हैं
जिन्होंने चुनौती दी है, कल ही आपने एक स्टेटमेंट देखा होगा, मैं नाम उनका मैं भूल रहा हूँ, वो हमारी पार्टी के सारे उपाध्यक्ष हैं या क्या है, उन्होंने चुनौती दी है। ऐसा नहीं है, उनके हौसले भी बुलंद हैं। आखिरी सवाल में और सारी विपरीत परिस्थितियों के रहने के बावजूद भी वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता यदि वो स्वीकार कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के ये वह काम कर रहे हैं, तो एक जोखिम भरा यह काम है, यह जानते हुए भी उनके द्वारा जो यह फैसला किया गया है उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए यह कम। आखिरी सवाल में वापस बिहार की तरफ आती हूँ, क्योंकि प्रचार के ही रास्ते पर आप यहाँ पर हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीजें, आपके विरोधी भी कुछ अंदर संकेत आ जाते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी आज ये सोच रही है कि नीतीश कुमार के साथ रहना सही फैसला है? क्या सचमुच में कहीं पे अंदर संशय है कि नहीं होते तो आसानी से? इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। यह हमारा वेल कंसीडर्ड, एक सुविचारित यह फैसला है और हमने बहुत ही सोच समझकर नीतीश कुमार जी को भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड गठबंधन का नेता स्वीकार किया है। और मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, सरकार बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी और नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से ये खास मुलाकात। अभी के लिए इतना ही।